टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अमेरिका के बगैर यूरोप और फिर उसके सामने खड़ा हुआ रूस। ताकत आप सामरिक तौर पर देख रहे थे, लेकिन इस ताकत में हम रूस को अकेले क्यों देख रहे हैं, ये समझना होगा। क्या अगर अमेरिका जेलेंस्की को ये बता रहे हैं, ट्रंप ये बता रहे हैं कि जेलेंस्की को युद्ध नहीं करना चाहिए, शांति वार्ता के लिए आगे बढ़ना चाहिए, तो क्या आपको लगता है कि अगर ये युद्ध आगे बढ़ेगा तो रूस के साथ अमेरिका नहीं खड़ा होगा? इस बात को भी समझना होगा। सर, एक कंपैरिजन की रिपोर्ट हमने दिखाया यूरोप वर्सेस रूस की, लेकिन आपको लगता है, राजेश जी मेरा सवाल आपसे है, आपको लगता है कि ये कंपैरिजन पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं होगा? क्योंकि यूरोप के सामने सिर्फ रूस नहीं होगा, रूस के साथ ही चीन भी होंगे, अमेरिका भी होगा। अगर ये युद्ध आगे बढ़ता है, जेलेंस्की तो जैसा कर पाएंगे यूरोप के साथ अंडरस्टैंडिंग वो होगी, लेकिन अमेरिका, रूस और चीन अगर एक साथ होंगे और इधर सामने से हम देख रहे हैं यूरोप होगा, तो आपको लगता है कि इस युद्ध को यूरोप जेलेंस्की की अगुवाई में लड़ते हुए बहुत आगे तक ले जा पाएंगे? देखिए, जो आंकड़े हमने देखे उससे जाहिर है कि तकरीबन 1.4% ऑफ जीडीपी यूरोप स्पेंड करता है और 5% ऑफ जीडीपी से ऊपर रशिया स्पेंड करता है डिफेंस पे। तो डिफेंस पे उसका जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो ऑल राउंडेड है। हालांकि उनकी टेक्नोलॉजी स्तर थोड़ी कम है वेस्ट से, लेकिन फिर भी उनकी सारी चीजें इंडिजिनस हैं, वेपन सारे इंडिजिनस हैं, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, उनको जरूर जो सैनिक हैं वो अभी शायद कुछ कम पड़ रहे हैं क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कम है, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि यूरोप जो है, जो हमने बोला है उनके $280 बिलियन जो उनका, वो सभी इकट्ठे खड़े हैं। जैसे हंगरी उनके साथ नहीं खड़ा है, रोमानिया का क्या स्टेटस होगा इसके बाद कोई कह नहीं सकता, सर्बिया उनके साथ नहीं है, चेक रिपब्लिक भी डावाडोल कर रहा है, और जर्मनी में भी जो ओपिनियन है काफी स्प्लिट है, उनके पास उनकी अपनी प्रॉब्लम है, यूरोप की इंटरनल प्रॉब्लम्स भी हैं। तो इन सबको देखते हुए जो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर जिसको हम कहेंगे वो इतना ज्यादा नहीं है, और अगर अमेरिका हाथ पीछे हटा लेता है तो यूरोप के पास परमाणु शक्ति भी काफी कम हो जाती है। तो मेरे हिसाब से जो रशिया के पास जो विल है, उन्होंने जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया है उसमें जो उन्होंने विल दिखाई है, और इतनी कैजुअलिटीज लेने के बाद भी वो आगे बढ़ते ही जा रहे हैं और इनोवेशन भी करते जा रहे हैं, मेरे को नहीं लगता कि यूरोप के पास इतना स्टेइंग पावर होगा, क्योंकि उन्होंने हिस्टोरिकली पिछले लास्ट 4 दशकों से अंडर इन्वेस्टमेंट की है डिफेंस में। वो नेटो पर ही निर्भर रहे हैं और यूएस पे ही निर्भर रहे हैं। जितने भी उनके सारे बड़े बड़े जैसे एवैक्स हैं, रिफ्यूलर्स हैं, उनके ज्यादा से ज्यादा तो है वो अमेरिका से आए हैं। तो उनको जेलेंस्की के साथ खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि उनकी भी जो सिक्योरिटी। तो मैं ऐसे में अचल मल्होत्रा जी से समझना चाहती हूँ। अचल जी, क्या आपको लगता है कि अमेरिका के लिए एक बड़ा मैसेज लंदन से जाएगा, क्योंकि यूरोपीय यूनियन की जो मीटिंग है उसके लिए पहुंचे हैं जेलेंस्की, और जिसमें उनका जो स्टेटमेंट है वो बहुत, अगर आप ध्यान से देखें तो थोड़ा वो माइल्ड नजर आ रहे हैं अपने पोस्ट में अमेरिका के प्रति? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी एक विंडो खुली छोड़ी है। उन्होंने जाते जाते जो जेलेंस्की को कहा है कि जब तुम पीस एग्रीमेंट के लिए तैयार हो तो फिर वापस आ जाना। इसका मतलब दरवाजे मैंने तुम्हारे लिए पूरी तरह से बंद नहीं किए हैं। दूसरा, आपने खुद बताया अभी, जेलेंस्की भी अपनी माइल्ड टोन में ही बात कर रहे हैं। वो अभी भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि सूनर और लेटर अमेरिका के साथ मिलकर कोई ना कोई इसका हल निकाल लिया जाए। जहाँ तक मैसेजिंग की बात है, इतनी बड़ी यूरोप बड़ा तो है न्यूमेरिकली, लेकिन कंट्रीज क्या है, 3 या 4 कंट्रीज हैं विच मैटर, और वो ऑलरेडी जाके ट्रंप से इस बारे में बात कर चुकी हैं। और वो जो उनकी सिक्योरिटी गारंटीज जो एक बॉटम लाइन बना के बैठे हैं जेलेंस्की, उसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि हम तैयार हैं अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस भेजने के लिए, इंटरनेशनल गारंटीज के लिए, जिस पे ट्रंप ने कोई कमिटमेंट नहीं किया। तो सवाल ये आता है, वो ये चीजें जरूरत तब पड़ेंगी जब डील हो जाए। अब वो डील कब शुरू होगी दोबारा, वो देखने वाली बात है। लेकिन एक फंडामेंटल सवाल है जिसके बारे में हम बात नहीं कर रहे। अनफॉर्चुनेटली जियोपॉलिटिकल सिनेरियो पिछले कुछ सालों से ऐसा बना है कि इसमें 2 ट्रेंड्स देख रहे हैं। माई वे इज द हाईवे, नंबर 1, जिसे ट्रंप रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा ये है माइट इज राइट,
आपका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए आप यू आर यूजिंग फोर्स। हमने देखा अजरबैजान और आर्मेनिया में क्या हुआ। 25 साल से यूरोप उसमें मीडिएट कर रहा था, कुछ नतीजा नहीं निकला। अजरबैजान मजबूत हुआ और उसने फोर्स यूज करी, अपनी ऑक्युपाइड टेरिटरीज को बाहर निकाला और साथ ही साथ दूसरी टेरिटरीज भी ले ली, नागोर्नो कराबाख गया। इजराइल क्या कर रहा है? यूजिंग फोर्स, हमास से निकालो बाहर। रशिया ने भी ये किया। तो अब अगर इस कॉम्प्रोमाइज में रशिया के पास ये टेरिटरीज रह जाती है तो इस फंडामेंटल सवाल का क्या होगा? कल कोई भी उठेगा, यूज करेगा फोर्स और अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेगा। बट अनफॉर्चुनेटली ग्राउंड रियलिटीज मैटर मोर देन द प्रिंसिपल्स। सर, लेकिन एक बात का जवाब मैं अभी आपसे मुझे नहीं मिला है, मैं चाहती हूँ कि आप उस पर जरूर अपनी बात रखिएगा और बाकी पैनलिस्ट भी रखिएगा कि